कल के ही बचे हुए विषय वस्तु को यहाँ हम आगे बढ़ाते हुए अपनी चर्चा का आरंभ करेंगे। कल हम लोग प्लेटो के न्याय सिद्धांत के अंतर्गत प्रथम लेक्चर में अवगत हुए थे कि न्याय क्या नहीं है। प्रथम लेक्चर में हमने आपको अवगत कराया था कि प्लेटो ने किस प्रकार से तात्कालिक परिवेश में न्याय के संदर्भ में जो अवधारणाएं थीं उन अवधारणाओं का खंडन किया है। तत्पश्चात आज हम लोग इससे अवगत होंगे कि आखिर न्याय है क्या। खंडन के पश्चात प्लेटो के अनुसार आखिर प्लेटो के मत में फिर न्याय क्या है। तो यहाँ प्लेटो के न्याय विषयक सिद्धांत के अंतर्गत सर्वप्रथम हम लोग अवगत होंगे कि न्याय से आशय क्या है, फिर प्रकार, फिर न्याय के तत्व, विशेषता और उनकी आलोचना। इन समस्त विषयों से हम लोग एक एक कर क्रमवार अवगत होंगे। सर्वप्रथम प्रारंभ करते हैं न्याय का आशय। आप लोगों से निवेदन है कि यदि आप अध्येता हैं राजनीति विज्ञान के तो पूरा का पूरा लेक्चर देखिए, तभी आपको चीजें समझ में आएंगी, अन्यथा आप मत ही देखिए। स्वनिर्धारित कर्तव्य का पालन। प्लेटो कहते हैं कि न्याय का मतलब है कि प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा, प्रत्येक संस्था के द्वारा उसको जो निर्धारित कर्तव्य हैं, उसकी प्रकृति के अनुसार, उसके क्षमता के अनुसार जो उसके निर्धारित दायित्व हैं, जो निर्धारित दायित्व प्रदान किए गए हैं, उन दायित्वों का पालन। और ये दायित्वों का पालन सुनिश्चित कैसे होगा, तो वह कहते हैं कि जब एक व्यक्ति या एक दूसरी संस्था द्वारा अन्य संस्थाओं के कार्यों में, अन्य व्यक्तियों के कार्यों में हस्तक्षेप ना किया जाए। तो इस प्रकार से प्लेटो का जो न्याय संबंधित आशय है, न्याय विषय का आशय है, वह यह है कि प्रत्येक व्यक्ति द्वारा स्वदायित्वों का पालन किया जाए और दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप न किया जाए। इस हिसाब से वो कहते हैं कि भैया न्याय की खोज कैसे की जाए। तो अब वो राज्य के लिए न्याय की बात कर रहे हैं, तो राज्य की आवश्यकताएं क्या हैं। तो राज्य की मूलभूत आवश्यकता क्या है, अर्थ है। अब अर्थ में केवल रुपया पैसा नहीं, उसके अंतर्गत वह समस्त उत्पाद तथा उत्पादन के साधन सम्मिलित हो जाते हैं जो मानवीय जीवन के लिए आवश्यक हैं। तो इसमें अर्थ हो गया पहला तत्व। फिर बात हो गई कि मान लीजिए राज्य में हमने अर्थ का निर्माण कर लिया, हमारे पास उत्पादन के साधन हैं और उत्पाद भी अच्छी खासी मात्रा में है, हम अर्थ का अच्छा खासा उपभोग कर रहे हैं। क्या इसी से एक समन्वित और सुसभ्य राज्य का निर्माण होता है। वो कहते हैं कि केवल अर्थ प्रधान राज्य, जहां केवल और केवल अर्थ है किंतु वहां संस्कार नहीं है, वहां सभ्यता नहीं है, वहां शिष्टता नहीं है, वह सुअरों का राज्य होगा। क्योंकि पेट तो सुअर भी भर लेता है, जानवर है। इसलिए दूसरी आवश्यकता क्या है, तो कहते हैं कि विवेक की आवश्यकता है। फिर कहते हैं कि विवेक के साथ साथ और क्या आवश्यकता है, तो आपने अर्थ के माध्यम से, विवेक के माध्यम से जिस राज्य का निर्माण किया है उसकी सुरक्षा भी आवश्यक है। और सुरक्षा के लिए सैनिक होना चाहिए, शौर्य भी होना चाहिए। तो इसीलिए वो राज्य के अंतर्गत 3 तत्वों को समाहित करते हैं। वो तत्व 3 कौन है, अर्थ है, विवेक है और शौर्य है। इसी के अंतर्गत वे 3 वर्गों की बात करते हैं और कहते हैं कि चूंकि मानवीय आत्मा में 3 गुण समाहित होते हैं, विवेक, शौर्य और क्षुधा, और इन्हीं 3 गुणों के समन्वय से ही राज्य बना। जिसके पास कहते हैं विवेक होगा उसको शासन का कार्य दे दिया जाए, जिसके पास शौर्य है उसको सैनिक का कार्य दे दिया जाए, और जिसके पास तृष्णा है, लोभ है, क्षुधा है, उसको उत्पादन का कार्य दे दिया जाए। अब जो दार्शनिक व्यक्ति है उसको आप उत्पादन में लगा देंगे तो अर्थव्यवस्था वो संभाल पाएगा। आज ट्रंप साहब ट्रेड वार लेके चल रहे हैं, चिनपिंग साहब मकड़जाल खेल रहे हैं, तो उनसे निपटने के लिए कोई उन्हीं की तरह जो है जाल बुनने वाला चाहिए ना।
कि दार्शनिक उनसे नहीं निपट पाएगा या शौर्य से हम निपट पाएंगे। तो इसीलिए वो कहते हैं कि जिसके पास इसमें से जिस तत्व की प्रधानता हो उसके द्वारा तद अनुरूप कार्यों का संचालन किया जाए। इस प्रकार से न्याय से आशय क्या है हम लोग अवगत हुए। बात आ जाता है न्याय के प्रकार। तो दो प्रकार के न्याय की बात करते हैं, एक व्यक्तिगत न्याय और दूसरा सामाजिक न्याय। कहते हैं कि जब व्यक्ति के द्वारा स्वादायित्व का पालन किया जाता है, अपने कर्तव्यों का पालन किया जाता है, तब इससे व्यक्तिगत न्याय की स्थापना होती है। जिस व्यक्ति की जो क्षमता है, जिस व्यक्ति की जो योग्यता है, जब वह अपने योग्यता के अनुसार अपने दायित्वों का निर्वहन करता है तो इससे व्यक्तिगत न्याय की स्थापना होती है। सामाजिक न्याय फिर क्या है? तो कहते हैं समाज के जो 3 वर्ग हैं, उत्पादक वर्ग, सैनिक वर्ग और शासक वर्ग, जब इन तीनों के द्वारा अपने निर्धारित दायित्वों का पूर्ण शुचिता के साथ पालन किया जाता है तब इससे सामाजिक न्याय की निष्पत्ति होती है। विडंबना यही है आज हमारे यहाँ कि हमें जो कार्य दिया गया है वो हमें करना नहीं है, जो मिला नहीं है उसमें हम लालायित रहते हैं। हम बतौर अध्यापक हैं तो अध्यापन का कार्य छोड़ करके बाकी सब कुछ करेंगे। आप छात्र हैं तो अध्ययन का कार्य छोड़ करके बाकी सब कुछ करेंगे। आप डॉक्टर हैं तो करुणा दया का भाव छोड़ करके बाकी सब कुछ भी रखेंगे, व्यवसाय का भी भाव रखेंगे कि नहीं जरूरत है जो बुखार की तो बुखार वाला भी टेबलेट मिला दीजिए, 2 रुपए के बुखार के टेबलेट की जो है दाम है तो 800 रुपये फीस ले लीजिए। तो यही कहीं ना कहीं हमारे पतन का मूल कारण है। जब हम दार्शनिकों का अध्ययन करते हैं तो केवल वह अध्ययन कहानी मात्र नहीं होना चाहिए, अपितु उसका हमारे लिए क्या वर्तमान में प्रासंगिकता है उस तत्व का भी हमें पूर्ण गहनता के साथ उस पर चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए और उसको आत्मसात करने का प्रयत्न करना चाहिए। चलिए फिर आ जाता है न्याय के तत्व। तो तत्व के अंतर्गत वो 3 तत्वों को समावेश करते हैं न्याय में। कार्यात्मक विशेषीकरण। कार्यात्मक विशेषीकरण से आशय है, वो कहते हैं कि जिसको जो कार्य सौंपा गया है उन कार्यों का संपादन करे, और कार्य सौंपे कैसे जाएं, तो उसकी योग्यता और क्षमता के अनुरूप। योग्यता क्षमता का निर्धारण कैसे होगा? तो कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य के अंदर 3 प्रवृत्तियां विद्यमान होती हैं, उसकी चेतना में, उसके अंतरात्मा में। वो 3 प्रवृत्तियां कौन है? अर्थ यानी लोभ, शौर्य और विवेक। तो जिसके पास विवेक की प्रधानता हो उसको शासन का कार्य दे दिया जाए, जिसके पास शौर्य हो उसको सुरक्षा का दायित्व दे दिया जाए, और जिसके पास लोभ ज्यादा हो उसको उत्पादन का दायित्व दे दिया जाए। तो ये कार्य विशेषीकरण का सिद्धांत हो गया। कहते हैं लाभ इसका क्या होगा? तो कहते हैं इसका लाभ सबसे बड़ा ये होगा कि एक ही कार्य करते करते पहली बात तो योग्यता के अनुरूप कार्य पाया है, और जब व्यक्ति अपने योग्यता के अनुरूप पद पाता है, दायित्व पाता है, तो पूर्ण निष्ठा के साथ उसमें तल्लीन हो जाता है। हमारा अध्यापन का इच्छा है तो अध्यापन में मैं पूरा अपना सर्वश्रेष्ठ देने का प्रयत्न करूंगा, लेकिन अब हमको थानेदारी दे दिया जाए, नहीं चला पाऊंगा। फिर वो कहते हैं आहस्तक्षेप। आहस्तक्षेप से आशय है कि तीनों वर्गों के द्वारा अपने कार्यों का संपादन करते हुए अन्य के कार्यों में हस्तक्षेप, अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। फिर है पारस्परिक सामंजस्य। तो हस्तक्षेप का मतलब ये नहीं है कि घर का बंटवारा हो गया तो आप उनके तरफ मत देखिए, उनके तरफ मत देखें। यहां उनके कहने का आशय है कि तीनों वर्गों के बीच परस्पर सामंजस्य भी होना चाहिए। हस्तक्षेप भी ना हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई देखने वाला ना हो, एक दूसरे को सामंजस्य भी हो, समन्वय भी हो। समन्वय कैसा? शासक द्वारा दोनों वर्गों के हेतु शुचितापूर्ण प्रशासन किया जाए, शासन किया जाए, जिससे दोनों वर्गों की आवश्यकताएं पूरी हो सकें। एक ईमानदार प्रशासन की स्थापना की जाए, समाज में शुचिता और समाज के कल्याण हेतु उपबंध किए जाएं। उत्पादक वर्ग के द्वारा समाज के दोनों वर्गों की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु उत्पादन किया जाए, जिससे कि समाज के दोनों वर्गों के कार्यों का पूर्ण रूपेण संचालन हो सके।
उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके और सैनिक के द्वारा उन दोनों ही वर्गों को सुरक्षा प्रदान किया जाए, जिससे कि एक सुरक्षित वातावरण में शासक अपने विवेक सम्मत शासन को अंजाम दे सके और उत्पादक अपने उत्पादन की गतिविधियों को। इस प्रकार चौथा तत्व हो जाता है विशेषता, कि इनके न्याय की विशेषताएं क्या हैं। तो यहां प्लेटो कहते हैं कि न्याय बाह्य जगत की वस्तु ना होकर के यह अंतर आत्मा की विषय वस्तु है, यह आंतरिक जगत की वस्तु है। कारण क्या है कि प्लेटो न्याय को एक नैतिक अवधारणा मानते हैं, ना कि वैधानिक। वर्तमान में हमारे यहाँ क्या है, न्याय हमारे यहाँ बाह्य जगत की वस्तु है कि आंतरिक जगत की, तो हमारे यहाँ बाह्य जगत की वस्तु है। जहाँ न्याय को वैधानिकता के साथ जोड़ा जाएगा, अनिवार्यतः वहाँ न्याय बाह्य जगत की वस्तु होगी। जहाँ न्याय को अंतर आत्मा के साथ जोड़ा जाएगा, उसे अंतर आत्मा की विषय वस्तु माना जाएगा, वहाँ अनिवार्य रूप से वह आंतरिक होगा। जहाँ उसे नैतिक पक्ष को लेकर चला जाएगा, वह अंतरात्मा से जुड़ा तत्व होगा। तो प्लेटो की न्याय की मान्यता कैसी है, इसमें हमने रखा है नैतिक मान्यता है, ना कि वैधानिक। तो अनिवार्यतः प्लेटो का न्याय कैसा है, यह बाह्य जगत की विषय वस्तु ना होकर के मानवीय चेतना में समाहित विषय वस्तु है, मनुष्य के अंतर आत्मा का विषय वस्तु है। जैसे वर्तमान में क्या है, हम कोई भी षड्यंत्र पूर्वक विचार कर रहे हैं। क्या विचार करने से आप हमें न्याय के कटघरे में खड़ा कर देंगे, आप हमको दंडित कर सकते हैं? जब तक हम अपने विचार को कार्य रूप में परिणित नहीं करेंगे, तब तक आप हमको दंडित नहीं कर सकते हैं। जबकि प्लेटो का न्याय अंतरात्मा की विषय वस्तु है, इसलिए वह चाहता है कि ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। एक ऐसे परिवेश को उत्पन्न किया जाए जिसमें कि व्यक्ति बुरा सोचे ही ना, और जब बुरा सोचेगा नहीं तो बुरा करेगा कैसे। फिर हस्तक्षेप सिद्धांत पर आधारित पहले हमने बता दिया कि तीनों ही वर्गों के द्वारा अपनी योग्यता, अपनी क्षमता के अनुरूप पूर्ण शुचिता के साथ, पूर्ण निष्ठा के साथ अपने दायित्वों का संपादन किया जाएगा, और दूसरे वर्ग के द्वारा अन्य के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। जो जिसको कार्य मिला है उसके द्वारा संपादित करेगा। तीसरा है कार्य विशेषीकरण। यहाँ कार्यात्मक विशेषीकरण और कार्य विशेषीकरण में कोई अंतर नहीं है, यहाँ भी कुछ समझाने की आवश्यकता नहीं है। चौथा है दार्शनिक शासक द्वारा न्याय की स्थापना। यानी न्याय की स्थापना कौन करेगा? एक विवेकवान शासक, कि जिसके अंदर उचित और अनुचित का भेद करने की क्षमता हो, जो मोह, घृणा, विद्वेष इत्यादि व्याधियों से मुक्त हो, जो मैं और पर के जटिलता से या संकुचित सोच से मुक्त हो, परे हो। फिर न्याय की प्राप्ति हेतु व्यवस्थित शिक्षाक्रम। यहां प्रश्न उठता है कि 3 वर्ग होंगे, तीनों वर्गों के कार्यों का संपादन के लिए 3 गुण उसने रख दिया, लेकिन ये कैसे पता लगाया जाए कि कौन विवेकवान है, कौन शौर्यवान है, कौन लोभी है? यह भी एक प्रश्न चिन्ह है। प्लेटो यहां कहते हैं कि भैया आसान है, इसके लिए हम एक सुव्यवस्थित शिक्षा प्रणाली लाएंगे, समय समय पर वहां हम परीक्षण करेंगे, और उस परीक्षण में जिसके अंदर हमें शौर्य की प्रधानता दिखाई देगी उसको शौर्य का कार्य सौंप देंगे, जिसके अंदर हमें विवेक की प्रधानता दिखाई देगी विवेक का दायित्व सौंप देंगे। अब हम शिक्षा क्रम में यहाँ बहुत ज़्यादा चर्चा कर नहीं सकते हैं, उस शिक्षा क्रम पर हम अलग एक लेक्चर लेके आएंगे और वहाँ हम आपको व्यवस्थित उस पर परिचर्चा करेंगे। लंबा हो रहा है, इसमें बहुत ज़्यादा समय देंगे नहीं। नैतिक मान्यता ना कि वैधानिक। पहले हमने बता दिया कि न्याय वैधानिक नहीं है, यह अंतरात्मा की विषय वस्तु है, यानी विधिक के बजाय यह एक नैतिक सिद्धांत है। एकता व सामंजस्य पर आधारित, यानी कि तीनों वर्ग अलग अलग रहते हुए भी
परस्पर एक दूसरे के पूरक हैं। यदि उत्पादक उत्पादन का कार्य नहीं करेगा तो शासक शासन नहीं कर पाएगा, समाज में अराजकता फैल जाएगी। यदि सैनिक अपने सैन्य कार्यों से मुख मोड़ेगा, सुरक्षा से मुख मोड़ेगा, तब भी समाज में असुरक्षा और भय का वातावरण व्याप्त हो जाएगा, अराजकता पुनः जो है स्थापित होगी। यदि सैनिक भी अपना दायित्व का निर्वहन कर रहा है, उत्पादक भी कर रहा है, किंतु शासक वर्ग के द्वारा अविवेकपूर्ण से शासन किया जा रहा है, तो समाज में अन्याय, समाज में क्लेश, समाज में भय, समाज में अविश्वास को बढ़ावा मिलेगा। तो इस प्रकार से हम लोग प्लेटो के न्याय सिद्धांत से अवगत हुए। अब प्रश्न उठता है कि क्या इसकी कोई आलोचना भी हो सकती है? आप कहेंगे भैया इससे बढ़िया जो है विश्लेषण कौन कर सकता है, इससे बढ़िया व्यवस्था क्या हो सकती है, इसमें क्या आलोचना है? तो आलोचनाएं होती हैं। इस संसार में हर कोई मानव है, कोई सुपरमैन नहीं है, मैन तो सब कोई है। कोई आलोचनाओं से बच नहीं पाया है। तो हम लोग काफ़ी लंबी आलोचना हुई है प्लेटो की भी, लेकिन मूल बिंदुओं पर बात करेंगे कुछ। पहला आलोचना मूलतः बार्कर के द्वारा जो है सबसे बड़े इनके आलोचक रहे हैं। तो पहली आलोचना का आधार है न्याय नहीं अपितु कार्य विभाजन। पहली आलोचना का आधार है कि ये प्लेटो जिसको न्याय का नाम दे रहे हैं, ये वास्तव में न्याय है ही नहीं, अपितु यह तो कार्यों का विभाजन मात्र है। दूसरा, न्याय नैतिक नहीं अपितु वैधानिक होती है, एक विधिक अवधारणा है। न्याय नैतिकता से नहीं चलता है, न्याय के लिए विधि होनी चाहिए, न्याय के लिए कानून होना चाहिए, और न्याय नैतिक ना होकर के एक वैधानिक अवधारणा है। शासक की निरंकुशता को प्रोत्साहन, वो कहते हैं शासक के दर्शन और विवेक पर अतिरेक बल देने के कारण उन्हें शासक को पूरा खुला छोड़ दिया है। शासक शासन करे, उसके कार्य में कोई हस्तक्षेप ना करे। इससे कहीं ना कहीं समाज में निरंकुशता, समाज में अव्यवस्था और समाज में एक सर्वाधिकारवादी शासन की स्थापना का निरंतर भय विद्यमान रहता है। किंतु इस समस्त आलोचनाएं सतही ही प्रतीत होती हैं, क्योंकि जब आप प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत को पढ़ेंगे तो उससे अवगत हो जाएंगे कि प्लेटो ने अपने शिक्षा और साम्यवाद के द्वारा इस भय जो इस समस्त प्रकार के आशंकाएं व्यक्त की गई हैं, उन आशंकाओं को निर्मूल करने का कार्य किया है। इसी के साथ हम लोग इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। पुनः प्लेटो के से संबंधित नए विषय वस्तु के साथ उपस्थित होंगे। आज के लिए इतना ही।